जैसा कि बच्चा कल 2024 जेईई मेंस वालों का रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में बहुत सारी जानकारियां छुपी हैं जो 2025 और 2026 में जेईई का एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कह सकते हो कि वार्निंग साइन है या फिर लेसन है, क्योंकि अभी तक कोविड के बाद जेईई ने अपना पैटर्न बड़े अजीब तरीके से बदला है। वो सारी चीजें हम बात करेंगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में और 2026 में, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे ट्रेंड्स टूटने वाले हैं। ये बहुत फायदे की भी चीज है, क्योंकि आज तक जो बड़े प्रिडिक्टेबल तरीके से तैयारी करते थे बच्चे, वो सिलेक्ट हो जाते थे, जो कि भारत देश के लिए खराब था। क्योंकि जिस बेस पे जेईई का एग्जाम बना था कि इसे डिफरेंट बच्चों को सिलेक्ट करना था, वो टूटते जा रहा था। तो अब धीरे धीरे वापस जेईई वो चीज करने लगा है। तो जरा एक ट्रेंड पे गौर करना कि बच्चा 2024 में आप एक बात नोटिस करो, एक सेकेंड। 2024 के अंदर एक बात नोटिस करो कि यूनिक कैंडिडेट रजिस्टर्ड जो है वो है 14,76,557, यानी कि 14,76,557 यूनिक कैंडिडेट रजिस्टर्ड का मतलब जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, और यूनिक कैंडिडेट अपीयर्ड का मतलब कि जिन्होंने एग्जाम जा करके दिया। वो ऑब्वियसली फिलअप जितने करते हैं उसमें से सारे नहीं देते, बहुत सारे डरते हैं या फिर किसी भी रीजन से वो एग्जाम देने नहीं जाते सारे के सारे। तो जो अपीयर हुए एग्जाम में वो थे 14,15,110। वहीं देखोगे यूनिक कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन 2023 वह 11 लाख के करीब, और वही 2022 में देखोगे तो वह 10 लाख के करीब। यानी कि एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि 2022 में 10 से 2023 में 11 और 2024 में 14, यानी कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है जेईई एस्पिरेंट में। जहां पे एक टाइम था जब 2020 के पहले ये सोचा जाता था कि इंजीनियर्स में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग वाला फील्ड छोड़ करके और किसी और फील्ड में जा रहे थे। और उसी टाइम पे तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि नीट वाले बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। उस टाइम तक नीट वाले उतने नहीं होते थे, लेकिन उस टाइम तक नीट वाले बच्चे बहुत बढ़ गए, यानी कि डॉक्टर का क्रेज बहुत बढ़ गया। इंजीनियर का क्रेज उस टाइम तक कम हो चुका था। और जब 2010 वाला साल याद करोगे, तुम कहां से जानोगे, पर 2010 में इंजीनियरिंग का क्रेज इसी तरीके से था, और फिर से वही वाला क्रेज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है जो इंजीनियरिंग वालों में देखा जा सकता है। यानी कि पहली प्रेडिक्शन ये हो सकती है कि 2025 और 2026 में भी कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। अभी ना दुनिया में रिसेशन चल रहा है। तुम इसको आम एग्जांपल में समझो कि मैं एक गुड़िया बनाने वाला दुकान चलाता हूं, ठीक है। अब दुनिया में रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी, कि लोग जो है ना वो पैसे कमा नहीं पा रहे। तो मंदी जब आती है तो लोग पैसे जब कमा नहीं रहे तो अपनी बेसिक चीजों पे ज्यादा खर्च करेंगे। हेल्थ हो गया, खाना हो गया, वो जो गुड़िया वाली चीज है वो नहीं खरीदेंगे। तो मेरी दुकान से गुड़िया बिकनी बंद हो गई। तो बच्चा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं गुड़िया बनाने वाले मजदूरों को निकाल दूंगा, तो जॉब थोड़े चले गए। तो जब कोविड आया था ना बच्चा भारत में, तो उस टाइम से ये रिसेशन देखने को मिला, यानी कि 2020 वाले ईयर से, कि मार्केट में मंदी आ गई। तो आप इंजीनियर को ऐसा मान सकते थे कि गुड़िया बनाने वाले ये लोग थे, तो गुड़िया बिकनी बंद हो गई, तो इनको निकाला जाने लगा। अब भैया गुड़िया, अब इनको निकाला जाने लगा तो पहले ग्राफ ऐसे थी, अब ये डाउन थोड़ी चल गई, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला इंजीनियरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो अभी तक रिसेशन ऐसा आया कि भैया ये वाला जो ग्राफ था ये डाउन कर रहा था। और आदमी की मेमोरी ना बड़ी शॉर्ट टर्म वाली होती है, तो वो ना पूरा इधर वाला प्रोग्रेस नहीं देखता है कि अच्छा ऐसे बढ़ा भी था इंजीनियरिंग। उसने देखा कि अच्छा ये तो डाउन जा रहा है, मतलब अब इंजीनियर का कोई स्कोप नहीं है। तो इन्होंने फिर अब जब डाउन जाते देखा तो बहुत सारे बच्चों ने इस फील्ड को छोड़ देना चुना कि नहीं यार अब इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है, अब डॉक्टर बनते हैं। और हेल्थ जो है वो बेसिक नीड्स में आती है, तो वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो भैया इन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे ऐसे इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी, फिर से गुड़िया बनाने वाले लोग आ जाएंगे, क्योंकि आप कितना खाना खा लोगे, आप शौक भी तो पूरे करोगे। तो वापस में गुड़िया की दुकान में लोग आते हैं, तो फिर से गुड़िया बनाने वाले को जॉब मिलेगी। अब फिर से ये वाली चीज ऊपर जा रही है, और फिर से जैसा कि इंसान का जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म वाला है, तो ये सारी चीजें भूल गई। अब यहां से यहां वाली चीज देख रही है और इंजीनियरिंग तो इतना स्कोप बढ़ रहा है, तो फिर सब घूम करके इसमें आने वाले हैं कंक्लूडेड कि भैया अब एस्पिरेंट्स की संख्या अगले 4-5 सालों तक बढ़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ, तो ये आप लेसन ले सकते हो कि भैया बढ़ेगी, इंक्रीज होगी एस्पिरेंट की संख्या। तो अब इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा कि आपका बच्चा, एस्पिरेंट की संख्या तो बढ़ रही है, एस्पिरेंट की संख्या तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन सीट्स तो उतने ही है ना। तो जब सीट्स उतने हैं, एस्पिरेंट की संख्या बढ़ रही है, तो एनटीए क्या कोशिश करेगा, एनटीए सबसे पहले कोशिश करेगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे बच्चों को रिजेक्ट कर दे, और एक लिमिटेड सीट जितना कि हमारे पास फिक्स है उतने बच्चों को कैसे हम अलग से छांट ले। तो इसके लिए सबसे पहले कट ऑफ हाई जाएगा, जैसा कि इस बार भी देखने को मिला। पिछले साल 90 थे जनरल वालों के, इस बार 93 चले गए हैं, और अगले साल 95 चले जाए तो कोई शॉकिंग बात होगी नहीं। तो इन सारी चीजों से आपको 3 लेसन मैं दे देता हूं कि क्या आपको लेना है 2025 और 26 के बच्चों के लिए। बच्चा, आपके लिए ट्रिक्स विल नॉट वर्क। जैसे अभी तक ये होता था कि बच्चे, जब रिसेशन फेज था, जब सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, जो अच्छे दिमाग वाले होते हैं बच्चे वो छोड़ देते हैं कि अच्छा वो ट्रेंड्स को देख करके अपनी
इच्छा बदल रहे लेते हैं, तो अच्छे दिमाग वाले बच्चे छोड़ के जाने लगे। तो अभी हो क्या रहा था पिछले 4-5 सालों से कि कुछ बच्चे जो थे वो लास्ट के मोमेंट पे वन शॉट देख लिया या बहुत हल्के तरीके से तैयारी करके और जेईई का एग्जाम दिया और वो सिलेक्ट हो जाते थे, जेईई मेंस में भी अच्छे परसेंटाइल आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, और इस बार भी देखने को नहीं मिला है। तुम्हारे सीनियर 2024 वाले इस बार भी इनको देखने को नहीं मिला वन शॉट वगैरह। मैं पिछली बार जब मना कर रहा था कि अभी मत करो यार, मत करो, तो मुझे पड़ रही थी गालियां, बट ठीक है, उस टाइम जिन्होंने मेरी बात मानी वो अभी सही राह पे है। तो आपके लिए पहली बात यह है कि ट्रिक्स विल नॉट वर्क। आपको जो है वो जुगाड़ से अब तैयारी नहीं होगी, आपको एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का भी मतलब मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट को अब फैक्ट मान के नहीं पढ़ना होगा कि अच्छा न्यूटन के 3 लॉ ये हैं, इसको मैंने याद कर लिया, इसको मैंने 10 सवालों पे अप्लाई कर दिया तो मेरी जेईई की तैयारी हो गई। अब ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब आपको कॉन्सेप्चुअल की वाई दिस 3 लॉज, तीनों लॉज कहती क्या है, उनका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन क्या है, बहुत अंदर तक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी आपको, तब जाकर के अब जेईई में कुछ हो सकता है। और बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ाने वाले हैं और पढ़ाते भी हैं। तो एक बात याद रखना कि कभी शॉर्टकट अब तैयारी में लेने की कोशिश मत करना कि वन शॉट कर रहे हैं या फिर कुछ हल्के सवाल लगा करके कॉन्फिडेंस को बस सूडो बूस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। गॉट इट? तो ट्रिक्स विल नॉट वर्क। आपको सीरियस होना पड़ेगा तैयारी के लिए, कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। और 2024 ये पिछले 3 साल वाले जो सीनियर्स हैं तुम्हारे, ये शायद तुम्हें उस तरीके से नहीं बता पाएंगे जिस तरीके से अगला पैटर्न आने वाला है। जैसे 2024 तक वाले जो बच्चे हैं सीनियर्स, वो ऐसा कह सकते हैं आपको कि अरे नहीं यार, अगर बेसिक भी तैयारी कर लो और सिलेबस पूरा कर लोगे ना तो हो जाएगा। ये उनके लिए सही है, उन्होंने सीखा है, लेकिन वो इस ट्रेंड को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो 2025 और 26 में भी अगर वो बच्चों को ये गाइड कर पाते हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, बस वो थोड़े से अननोन हैं ट्रेंड को लेकर के। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़े से अपने टीचर के प्रति ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करना, ना कि अपने किसी भैया या किसी दीदी से जुड़ने के। गॉट इट? दूसरा है बेनिफिट इज योर डिस्ट्रैक्शन नाउ। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन बूम पे था, तो बच्चे के मन में एक परसेप्शन बैठ गया है कि ऑनलाइन इज इक्वल टू ऑफलाइन पढ़ाई के मामले में, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में पढ़ाई इक्वल है। पढ़ाई बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चीज़ इक्वल नहीं है वो है डिस्ट्रैक्शन। जब आप ऑफलाइन क्लासरूम में जाते हो ना, तो आप अपने ही कोचिंग के 50-60 बच्चों से घिरे रहते हो, तो आपके मन में सेकंड थॉट लाने के लिए कोई दूसरा घुसता नहीं है। तो आपकी तैयारी जो भी हो, कंप्लेन हो, जो भी हो, कोचिंग के अंदर बंद होती है, वहीं पे सॉल्व होती है, वहीं पे चीज़ें सारी डिस्कस हो जाती है। ऑनलाइन में आप पढ़ोगे तो आप एक चीज़ चुनोगे तो दूसरा आकर के बोल देगा आपके दिमाग में कि वो चीज़ सही नहीं है, फिर दूसरा चुनोगे तो वो आके बोल देगा कि ये चीज़ सही नहीं है, और इस चक्कर में आपकी तैयारी कहीं भी नहीं बढ़ेगी। तो जो बेनिफिट के तौर पे आया था ऑनलाइन, वो डिस्ट्रैक्शन अब हो चुका है। तो अगर आप ऑनलाइन पे तैयारी कर रहे हो तो आपको अब बहुत लिमिटेड रहना होगा, और एल्गोरिज्म के भरोसे आप नहीं चल सकते कि स्क्रॉल किए जा रहे हैं, जो टिप्स आ गया उसको सुन लिया, क्योंकि वो दिमाग खराब कर देगा तुम्हारा, तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मेरी एक बात को ध्यान रखना कि तुम्हें यूट्यूब पे जा करके वो चीज़ देखनी है जो तुम देखना चाहते हो या तुमने चुना है देखने के लिए, ना कि ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं और सडनली कोई टिप्स या गाइडेंस आ गई और वो हम देखने लगे। क्योंकि तुम डिसाइड करोगे कि यूट्यूब तुम्हें क्या सिखाएगा, ना कि यूट्यूब डिसाइड करेगा कि वो तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि यूट्यूब कभी सही चीज़ नहीं सिखाना चाहेगा तुम्हें। अगर यूट्यूब से तुम सही चीज़ सीख गए तो फिर तुम अपना काम करोगे, फिर दोबारा यूट्यूब पे क्यों आओगे? यूट्यूब पहले आपको अच्छे से कंफ्यूज करेगा, और फिर उसके बाद जब आप एक बार कंफ्यूज हो जाते हो तो फिर उसमें घूमते रहते हो। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको एकदम फोकस्ड रहना है। तीसरा है कि पॉपुलर ओपिनियन विल फेल। क्यों फेल करेगी? क्योंकि बच्चा एस्पिरेंट की संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो एनटीए कोशिश करेगा कि मैक्सिमम बच्चों को छांटना है, हमें रिजेक्ट करना है। और रिजेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो वो डिफिकल्ट पेपर सेट कर दे या डिफरेंट पेपर सेट कर दे, यानी ट्रिक्स से खेले, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के थ्रू खेले। और डिफिकल्ट पेपर सेट करने से बच्चे ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परसेंटाइल सिस्टम है ना, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आप पेपर सेट कर देते हो तो कोचिंग वाले इतने हो गए हैं कि जेई के सिलेबस से कितना मैक्स टू मैक्स डिफिकल्ट सवाल बनाया जा सकता है उसके लिए बच्चों को तैयार कर देते हैं। कोचिंग सिस्टम की अभी एक कमी यह है कि वो अभी डेप्थ लर्निंग में नहीं जा रहे, ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे मैक्सिमम बच्चे तैयारी करते हैं, जिससे कि उनकी इन डेप्थ लर्निंग नहीं होती, और इसलिए उन्हें ट्रिकी क्वेश्चंस में फंसाना बड़ा आसान हो जाता है। तो जेई जो है ना, वो अब ट्रिक्स खेलेगा, वो अंदर इन डेप्थ कॉन्सेप्ट से बड़े हल्के सवाल निकाल करके स्टूडेंट्स को पटक देगा। जैसे मैं आजकल कर रहा हूँ ना, कम्युनिटी पोस्ट में एक छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा हूँ, 70% 90% जनता उसमें निपट जा रही है। मैं कहता हूँ ना कि अगर मेरे पूछे हुए सवाल तुम्हें पहली नज़र में बड़े आसान लग रहे हैं तो वो बिल्कुल आसान नहीं है। तो पॉपुलर ओपिनियन विल फेल, कि अभी तक जो पॉपुलर किताबें चल रही थी, पॉपुलर कोचिंग्स चल रहे थे, वो अगर उसी तरीके से करते रहते हैं जिस तरीके से आज तक करते आए हैं तो वो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनटीए वालों को पता है कि सोसाइटी अभी किस तरीके से तैयारी कर रही है, तो किस तरीके से बच्चों को छांटना है, तो वो पॉपुलर ओपिनियन को कभी सक्सेसफुल होने नहीं देगी। अगर कर देती है तो एनटीए के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उतने बच्चों को जगह कहाँ देगी? तो पॉपुलर ओपिनियन विल फेल। तो इसका मतलब क्या है? इससे आपको करना क्या है? इससे आपको करना बच्चा यह है कि आपको हमेशा
एक तो आपका कोचिंग के अलावा मॉड्यूल वगैरह मिलते रहेंगे, लेकिन आपको अलग अलग जगह से जितने ज़्यादा सवाल करते जाओगे ना, उतनी ज़्यादा आपके जो हाथ हैं, जो दिमाग है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए तैयार होता जाएगा। नहीं तो आप अगर एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल गई और आपने पूछ लिया कि भैया ये सफिशियंट है, इतना 5 पेपर का ये क्वेश्चन मॉड्यूल, और सामने वाले ने कह दिया हाँ है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप अगर एक चीज़ करते हो तो फिर दिमाग दौड़ा कि अच्छा इससे टफ वहाँ है, इससे डिफरेंट क्वेश्चंस वहाँ है, इससे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा तुम्हें करना है, नहीं तो पॉपुलर ओपिनियन वाले ट्रैप में फंस के रह जाओगे। तो इतनी मेरी बात क्लियर हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें 3 जो लेसन्स हैं इस बार वाले रिजल्ट से वो समझा दिए होंगे। इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा।